नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की हिंदी साहित्य पहले पेपर की क्लास चला रहे थे। इसमें पिछली क्लास में हमने प्रयोगवाद को देखा और इसके आगे प्रगतिवाद को देखा। इसके आगे आज हम प्रयोगवाद को लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, प्रयोग का अर्थ एक वैज्ञानिक शाब्दिक अर्थ है कि जीवन में कुछ करके उसका सत्यापन करने के पश्चात उसे बताना। तो उसी प्रकार इस समय के जो कवि थे उनका भी यही मकसद था कि हमारे जीवन में जो चल रहा है, हमारे समाज में जो चल रहा है, हमारे व्यक्ति विशेष के बीच में जो चल रहा है, उसे देखकर, उसकी वास्तविकता को परख कर, उसे जीकर, उसे जानकर और अपने काव्य में लाना। तो यही मकसद, यही यथार्थ इन कवियों का रहा और इसी के लिए इन्होंने एक सामान्य विवेचना के रूप में यह कहा कि छायावाद के पश्चात जो हिंदी कविताओं में जो अनेक तरह के जो धारा प्रवाहित हुई, उसमें से प्रयोगवाद भी एक मुख्य रूप से रहा, जिसने कि हिंदी समाज के कवियों की उस श्रम की ओर हुआ कि जिसने कि आकाश से धरती पर उतरकर मनुष्य को देखा और व्यक्ति परंपराओं से बंध कर अपने व्यक्तित्व सुख दुख पर एक विराम देकर और उसे जीकर एक सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ एक प्रयोगशीलता को विकास दी और उसी को अपने प्रयोग के रूप में, अपने कार्य के रूप में लिया। उसे प्रयोगवाद कहा गया। प्रयोगवाद का सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया वो अज्ञे जी को दिया गया, क्योंकि अज्ञे जी ने सप्तक के द्वारा, उन्होंने एक तार सप्तक के द्वारा, यानी कि आगे से आगे, तार का मतलब एक सीधे आगे से आगे जोड़ते हुए 7 तरह के समाज को लेकर, 7 तरह के व्यक्तियों को लेकर, समस्याओं को लेकर जो प्रकाशन किया, उसको उन्होंने प्रकृतिवाद का नाम दिया। प्रयोगवाद हिंदी में आंधी की तरह और तूफानी वेग से फैलाया। इस वेग को, प्रकृतिवाद को शांत करने के लिए उन्होंने उसके पश्चात नई कविताओं को जन्म दिया। प्रयोगवाद के पश्चात उन्होंने एक नई कविता के रूप में उसे सामने लेकर आए। तो प्रयोगवाद का अर्थ, जो प्रयोग का जो शब्द है वो है कि जब प्रयोग के साथ में वाद शब्द जुड़ता है तो और उसमें बल बढ़ जाता है। यानी कि प्रयोगवाद, प्रयोग यानी कि अपने जीवन में करके, वास्तविकता रूप में करके, उसमें वाद यानी कि उसमें वाद विवाद करके, उसमें आलोचना करके उसे आगे बढ़ाना, और यही प्रयोगवाद कहलाता है। प्रयोगवाद की व्याख्या अनेक कवियों ने अपने अनेक रूप से किया, लेकिन तार सप्तक के जो संपादक है अज्ञे जी, उन्होंने ये कहा कि प्रयोगवाद के कवियों के एकत्रित होकर यही कारण है कि एक सुकून की नहीं, किसी मंजिल पर पहुंचने पर नहीं, अभी राहों के अन्वेषी है। यानी कि अभी हमने कोई मंजिल प्राप्त नहीं की है, बल्कि हम क्या है, एक राहगीर है और एक हम नया सीखने के लिए एक अनुवेशी है। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे काव्य की रचना करते हैं। प्रयोगवाद साहित्य से साधारण उस व्यक्ति का बोध करता है जो कि तात्विक अनुभूति, स्वाभाविक क्रम विकास, सुनिश्चित व्यक्तित्व से युक्त हो, उसे हम प्रयोगवाद कहते हैं। इसकी जो वास्तविक सर्जना है, उसकी जो क्रांतिकारी दर्शिता है, उसका जो सामान्य मनोरंजन है, उसका जो शैली प्रसाधन है, उसकी वो विशेषता के रूप में दिखाया गया है। इसके अधिकार, उत्तराधिकार, उद्देश्य, अनिश्चितता, ये सारी भावनाएं उत्पन्न करके और जो काव्य की रचना की जाती है उसे प्रयोगवाद कहा जाता है। तो प्रयोगवाद को ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिस तरीके से हम विज्ञान में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि जो चीज़ हम नहीं जानते और प्रयोग के द्वारा उसे जान लिया जाता है, उसी प्रकार प्रयोगवाद में, काव्य में जो हम नहीं जानते हैं वह कविताओं के द्वारा, कविताओं के भाव के द्वारा उसे ज्ञात करके व्यक्त करना ही प्रयोगवाद कहलाता है। तो प्रयोगवाद की जो मूल मंतव्य है वह है कि सबसे पहली है सत्य का अन्वेषण करना, और प्रयोगवाद का प्रथम सिद्धांत के, यानी कि जो सच्चाई है उसे लोगों के सामने लाना। उसके बाद में जो सत्य है उसे पूर्णतया पाठक तक, पढ़ने वाले तक पहुंचाना, और वो भी स्पष्ट शब्दों के रूप में पहुंचाना। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो परंपरा की यथागत है, जो वास्तविकता है, उसे ग्रहण करना और समय के अनुसार उसमें संशोधन करके और व्यक्ति के पास पहुंचाना। उसके बाद में उसमें जो भाषा है, उस भाषा का अधिष्ठात्मक शक्ति की पुनः स्थापना करना। यानी कि जो भाषा है, ऐसी भाषा जो स्पष्ट शब्दों में, आपने देखा होगा कि आधुनिक काव्य में जो भी कवि रहे, चाहे किसी भी विषय के कवि रहे हैं, किसी भी वाद के कवि रहे, उनकी जो भाषा है वो स्पष्ट हिंदी की भाषा है
और जो कि वास्तव में बिना किसी शब्द के अर्थ के उसको समझा जा सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो शिल्पी विधान के उत्पन्न है, उन्होंने नए नए उपमाओं द्वारा, नए नए प्रतीकों के द्वारा, जो साधारण शब्दों के द्वारा इसे बताने का प्रयास किया है। जैसे हमने इसमें सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था भिखारी में उन्होंने स्पष्ट बताया कि भिखारी की क्या स्थिति रहती है, भिखारी की जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार से रहती है, तो वो प्रयोगवाद। और एक 4 लाइन की छोटी सी कविता जो सांप है, जो राजनीतियों पे कितना बड़ा व्यंग्य के रूप में वो हमारे समाज को बताते हैं। तो इस तरीके से प्रतीक देते हुए, भिखारी का प्रतीक देते हुए, सांप का प्रतीक देते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की। अब उसके पश्चात उन्होंने जो प्रकृतिवाद दल की जो राजनीतिक है, उसकी जो प्रचार करने का जो तरीका है, जो काव्य चेतना है, उसको एक नया रूप देकर मध्य वेग चेतना का जो वर्णन है उसे किया, और जो प्रयोगवाद के विकास की जो मुख्य भूमिका है उसे निर्माण भी किया। फिर प्राचीन रूढ़ियों को, संस्कारों को महसूस करने के बाद में अपने प्रयोग के माध्यम से नए सत्य को, उसको नए तरीके से मुक्ति दिलाना भी अपने काव्य में लिया। फिर इसी के लिए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जब कोई प्राचीन सौंदर्य का मापदंड रूढ़िवादी से किया जाता है, तब मानव मन में नए मापदंड का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक नए और पुराने दोनों की तुलना नहीं की जाती है, तब तक हम नए निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। तो दोनों का मापदंड करके, दोनों को मिलाकर जब हम सोचते हैं, तभी हम किसी नए विचार पर पहुंच सकते हैं, तभी हम किसी नए की संरचना कर सकते हैं। तो देवराज ने भी प्रयोगवाद पे कहा कि रूढ़िवादी जो भाषा थी, अनुभूतियाँ थी, जो हमारे प्राचीन मूल्य थे, जो प्रमाणित थे, और उन प्रमाणितों को हम अपने अंदर उसे महसूस करके उसकी आरोग्यता को, कि उसमें क्या कमी है, उसे बताकर जो काव्य भाषा को जन भाषा के निकट ला सके, वही प्रयोगवाद कहलाता है। तो उसके पश्चात जो धर्मवीर भारती ने कहा कि प्रयोगवादी कविता में भावनाएं, किंतु हर भाव के आगे प्रश्न चिन्ह लगा होता है, यानी कि वह हर एक समाज की भावनाओं को बताता है, व्यक्ति की भावनाओं को बताता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क की तरह क्या ऐसा होना चाहिए। जैसे सांप के लिए कहा कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, क्वेश्चन मार्क, तुमने ना शहर में जिया, तुम जंगलों में रहे, क्वेश्चन मार्क, फिर जहर कहाँ से लाए। तो क्वेश्चन मार्क कि यानी कि ये सब है, लेकिन इतना होने के पश्चात भी इसमें ये परिवर्तन क्यों, इसमें ऐसी बुराई क्यों, ये ऐसा क्यों होता है, प्रश्न मार्क लगाकर, और उन्होंने अपने प्रयोगवाद में काव्य की रचना की। फिर इसके पश्चात उन्होंने अपने प्रकृतिवाद की जो कविताएं थी, काव्य था, प्रवृत्तियाँ थी, उसके अंतर्गत उन्होंने विशेषता के रूप में ली। तो वो पहले रूप में थी बौद्धिकता, बुद्धि को परखना, कि वो किस प्रकार अपनी बौद्धिकता के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समाज की, धर्म की, व्यक्ति की, राजनीति की बौद्धिकता को पहचान सके। अधिकांश विचारकों ने प्रयोगवाद कवि में राग तत्व का अभाव, बल्कि बौद्धिकता की प्राचुर्यता मिलती है, जो कि युग बौद्धिकता का युग है। इस कविता में अलग अलग होकर नहीं, बल्कि एक साथ होकर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कविताओं की रचना की, और उसमें राग तत्व को भी अलग रूप में लिया गया, बौद्धिकता के रूप में उसमें दोहरापन भी आया, लेकिन इस दोष को नहीं मानते हुए इसे एक सहज प्रक्रिया के रूप में उन्होंने काम में लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरी विशेषता के रूप में लिया विशेषीकरण करना, यानी कि विशेषीकरण की जो प्रवृत्ति है, जिसमें कि प्रयोगवाद कविता में बौद्धिकता और जो दोहरापन आया, उसे साथ साथ जटिलता से नहीं लेते हुए, बल्कि उसको संवेदनाओं से लेकर उसे अभिव्यंजना के रूप में बताया गया। और यही कारण रहा कि इसमें साधारणीकरण के प्रति विशेष आग्रह नहीं रहा, मतलब कि इनकी कविताओं को हम साधारण रूप में नहीं मान सकते, बल्कि कि उसे विशेष लगाव के रूप में उसे मान सकते हैं। तो तीसरी विशेषता के रूप में उन्होंने लिया अति यथार्थवाद। अति यानी कि बहुत ज़्यादा यथार्थ में, बहुत ज़्यादा उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं उसको उन्होंने लिया गया। तो इसके लिए पंत जी ने भी कहा कि प्रयोगवाद की निरंजन कलकल छलछल करती जो फ्रायडवाद है, उसे प्रभावित होकर वो स्वप्निल, फैनिल, स्वसंगति, भावनाओं की लहरें, मुखरित, उपचेतना, अवचेतना, रुद्र ग्रंथियाँ आदि शब्द मुक्त हो जाती है। दमित कुंठित आकांक्षाओं को वाणी मिलती है, यहाँ तक कि लोक चेतना की जो स्रोत नदियां हैं, द्वीप है, उसे प्रकट होकर उसका एक अलग अस्तित्व मिलता है। यानी कि वो वर्ग
जिस वर्ग को समाज याद तक नहीं करती है, उन्होंने अपने काव्य के द्वारा उनको यथार्थ पर लेके आए और उन्हें बताया कि वास्तव में उनका जीवन भी इस तरह से जिया जाता है। और उन्होंने अपनी कई कवियों ने अपनी कविताओं में उन्हें कहा, जैसे कि जो शकुंतला माथुर है, उन्होंने कहा कि चली आई बेला सुहागिन पायल पहने, वाणीबद्ध हिरनी सी बाहों में सिमट जाने की। यानी कि चली आई बेला, ये जो समय है वो इस तरीके से आ रहा है जैसे कि कोई सुहागिन स्त्री है, वो पायल पहनकर और वाणीबद्ध होकर, यानी कि पायल की झंझनाहट के साथ में कुछ बोलते हुए हिरनी सी बाहों में सिमट जाने को, एक हिरणी के समान, जो हिरण जो कि बहुत ही सीधा साधा जीव माना जाता है, उसके समान अब परिस्थितियों में घिरने के लिए चला आता है। और उसके अलावा उन्होंने अगली विशेषता के रूप में कहा अति व्यक्तिकता। इसमें बहुत अधिक कवि ने जो समाज के बारे में, यथार्थ के बारे में लिखा, लिखते लिखते वो बहुत अति व्यक्तित्व, यानी कि बहुत ज़्यादा अपनत्व की भावनाओं में आ गए, जैसे कि वो अपने ऊपर ही उस कविता की रचना कर रहे हैं। व्यक्तित्व की प्रवृत्ति भी बहुत अधिक रही और उसमें छायावाद में भी थी, लेकिन उसमें प्रयोगवाद में उसको बहुत अधिक रूप में लिया गया। जैसे कि इसमें कहा गया कि मैं सोचता था एक दिन ये ज़िंदगी के रास्ते केवल तुम्हारे वास्ते, केवल तुम्हारे प्यार की अमराई में घूमकर, केवल तुम्हारे रूप की परछाई में घूमकर। यानी कि वो प्रकृति का वर्णन कर रहा है, उस समय का वर्णन कर रहा है, लेकिन उसे अपने आप में व्यक्तित्व के रूप में लेते हुए उन्होंने वर्णन कर देते हैं। वो उसे ऐसा महसूस होता है कि उस यथार्थ में मैं भी शामिल हूँ। फिर उसके अलावा उन्होंने जो अगली विशेषता के रूप में लिया वो है निराशावाद। क्यों कि जब व्यक्ति कभी भी किसी काव्य की रचना करता है और उस रचना में स्वयं को विलीन कर देता है और स्वयं के विलीन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है तो वह निराश भी हो जाता है। तो उसमें जो निराशा आती है, उस निराशा को भी उन्होंने अपने काव्य में सम्मिलित कर दिया। इसी कारण प्रयोगवाद की कविताओं के क्षण के प्रति आग्रही होते हैं। ये अतीत को भूलकर भविष्य की चिंता न करता हुआ वर्तमान के सुख को प्राप्त करना चाहता है, जो क्षणिक भी निराशा का प्रतीक भी है। यानी कि जो समय चल रहा है, उन्होंने पीछे क्या हुआ उसको नहीं देख के, आगे क्या घटित होगा उसको नहीं देख के, बल्कि वर्तमान स्थिति में जो चल रहा है उसमें अपने आप को शामिल करने से वो और अधिक दुखी हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप जो पंक्तियां बताई उसमें कहा कि आओ उस अतीत को भूलें और आज अपने अंतर के रग रग को छू लें। यानी कि हम अतीत को जो बीत गया है उसको भूलकर हमारे जो मन है, मन की एक एक रग को, एक एक क्षण को हम छू ले इस क्षण को, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आगे क्या होने वाला है, इससे हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो क्षण है उसी को जी लो, आगे हम चाहे रहे चाहे नहीं रहे। फिर उसके अगली विशेषता के रूप में उन्होंने कहा कि उपमानों में नवीनता लेके आए। उपमानों में नवीनता में के लिए जैसे उन्होंने नई नई उपमाओं का, नए नए शब्दों का, नए नए व्यंजनों का, नए नए प्रतीकों का, नए नए बिंबों का, नई नई योजनाओं को अपने प्रयोगवाद में लेके आए। जैसे कोका कोला जैसा हुस्न बुझा बुझा सा लाल लाल सा। अब नए उपमान के रूप में किसको लेके आए गए? कोका कोला को, जो कि एक पीने का पेय है। तो दो लालटेन से नए निधि। छायावाद में जब आँखों की वर्णन किया जाता था तो कमल का उपमा दी जाती थी, प्रकृति से कुछ ली जाती थी। उन्होंने जो उपमाएं दी तो वो किसकी थी? दो लालटेन की, दो आँखों की उपमा किससे दे दी? लालटेन से दे दी। तो इस जैसे अंतिम जलती तिली जैसे हंसी, जिस तरीके से जो तीली जलती है और लास्ट में जब होती है तो वो फड़फड़ाते हुए जलती है, तो हंसी को भी जलती हुई तीली की लास्ट, यानी कि उसकी वो अंतिम हंसी के रूप में उसे बता दिया जाता है। तो इस तरीके से उनके जो बिंब है, प्रतिबिंब है, प्रतीक है, वो भी नए नए तरीके से बताए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य विशेषता के रूप में छंद योजना को लिया गया। छंद योजना के रूप में उन्होंने उर्दू की गज़ल, रुबाई, अंग्रेजी शब्द को, कई प्रकार के शब्दों को अपने छंद में जगह दी और उसी के प्रकार उन्होंने जो कहीं आड़े तिरछे चिन्ह अभिव्यक्त हो जाते हैं, जैसे कहीं ज्योमेट्री, कहीं बीजगणित के जो चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि प्रयोग मैंने पहले भी आपको बताया विज्ञान से संबंधित है। तो विज्ञान में जैसे ज्योमेट्री में, बीजगणित में कई तरह के चिन्हों को काम में लिया जाता है, उसी प्रकार उन्होंने जो प्रेम की ट्रेजेडी है,
उसे भी कई अलग अलग रूप में बताया। यहाँ तक कि अपने बिंबों को भी जो वास्तविक जो वस्तुएं हैं उसकी उपमाएं दी, ना कि उन्होंने प्रकृति की उपमाएं दी। तो इस तरीके से प्रयोगवाद में जो समय से उत्पन्न हुआ, जो पाश्चात्य काव्य का जो प्रभाव पड़ा, उन सबको लेते हुए, उसमें एक नवीनता को लाते हुए, उसमें एक यथार्थ को लेते हुए, उसमें एक समाज का एक पक्ष रखते हुए उन्होंने अपने काव्य की रचना की। और इसी प्रकार नई और ताजी कविताओं के रूप में हमारे समाज में पाठकों के सामने आयोजित की। प्रयोगवाद ने मानवता की प्रतिष्ठा की और काव्य को रूढ़िता से मुक्त भी करवाया। तो इस तरीके से उन्होंने प्रयोगवाद का वर्णन किया और इस तरह से अपने प्रयोगवाद को अपनी कविताओं में एक नया रूप देते हुए हम समाज के जो यथार्थ में जो उस समय का जो चल रहा है उदाहरण के रूप में भी दिया, तो जो उस समय में जो चल रहा है प्रतीक के रूप में भी दिया, बताया भी, जो कविताओं का वर्णन भी किया, उसके जो अर्थ भी लिए। तो वो सभी प्रयोगवाद में जो नवीनता के रूप में जो चल रहा है, जो समाज में उस समय के यथार्थ भूमि पर चल रहा है, उसी को लिया। तो इस तरह से इन्होंने प्रयोगवाद का वर्णन किया।